यस। क्या हो गया, क्या हो गया अब? चलो छोड़ो, पहले ये बताओ, कल वाली नरेशन की बात क्लियर हुई? कोई ऐसा है क्लास में जो कल नहीं था आज है? तो था आज तो। 1 मिनट के लिए मैं दोबारा सारी चीज रिवाइज कर रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ बोल के कल वाला याद रख लो। क्या था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के और एक इन्वर्टेड कॉमा के। तो एक बार मैं सेंटेंस लिख ही देता हूं। राकेश सेड टू अनिल आर यू फीलिंग कोल्ड। अब अपनी बात हुई थी कि ऐसा जो सेंटेंस है जिसमें इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो हिस्सा है दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है उसी को क्या बोला हमने? रिपोर्टिंग वर्ब बोला। जब इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना हो तब हम 5 चेंज करते हैं, वो सुनहरे नियम 5 है ना। नंबर 1 था रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, और हमने क्या देखा था? असर्टिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब होगी सैड है। देखो मैंने कहा था कि सैड टू इज इक्वल टू टोल्ड। चाहो तो सेड टू लिखो, चाहो टोल्ड लिखो। और मान लो कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ सैड दिया हुआ है, टू नहीं है, तो उस टाइम पर क्या करोगे? सैड का सैड ही रखोगे। दूसरी चीज, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है अगर, तो कंजंक्शन कौन सा लगाया? दैट। असर्टिव सेंटेंस की बात हुई थी। चेंज नंबर 3, प्रोनाउन। जितने भी प्रोनाउन होंगे वो चेंज होंगे। और प्रोनाउन की फॉर्म पढ़ी थी हमने। 3 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, जो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग। फिर सेकंड पर्सन था यू, योर, यू, जो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है। अगर सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच तो होती है आस्क्ड, और दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है। तो आप लोगों को पता है कि 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। WH में तो वही WH रह जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ या वेदर, इफ या वेदर। अब जैसे मैंने कहा पीटर सेड टू डेविड, कैन यू डू इट और नॉट। देखो ध्यान से सुनना। पीटर सेड टू डेविड कैन यू डू इट और नॉट, ये सेंटेंस एग्जाम में आया। सबसे पहले आपको चेक करना है सेंटेंस का टाइप, रिपोर्टेड स्पीच का टाइप। तो जब आपने ये देखा कि यहां पर कैन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो इट मींस सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव वाले नियम अपनाएंगे। 2 चीजें आएगी इसमें, एक तो सिंपल सी बात है आस्क्ड, और एक वर्ड और बताया था इंक्वायर्ड, याद आ रहा है? दूसरी चीज कनेक्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर, और WH है तो अब रूल्स क्लियर हो गए हमारे। तो हमने लिखा पीटर आस्क्ड, पीटर आस्क्ड डेविड। अब 2 सेंटेंस आ गए, ठीक है। अब दोनों को कनेक्ट करना है तो हमने क्या लगाया? इफ या वेदर। तो अब देखो इस चीज को समझो, इफ और वेदर 2 ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिए।
मैंने कहा इफ लगा दो या वेदर लगा दो। हम प्रायोरिटी इफ को देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि इफ छोटा सा है। हाँ हाँ, लिखने में कम समय लगता है, तो हम प्रायोरिटी वेदर को नहीं देते, इफ को देते हैं। तो इसी चीज का एग्जामिनर फायदा उठा लेता है। उसने क्या किया, इस सेंटेंस को जैसे हमने दिया इफ, अब हमने क्या देखा कि ये जो सेंटेंस होंगे, ये जो सेंटेंस होंगे इसके अंदर, एक सेकंड, अब ये जो सेंटेंस होते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर जो होगा वो असर्टिव हो जाएगा। बात हुई थी। असर्टिव का मतलब है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले थी, असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के, तो पहले आप यू को कंसीडर करोगे। तो यू जो है वो डेविड के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। क्या यू का ही हुआ? यू का हुआ ही। कैन का हुआ कुड डू। इट का इट और नॉट। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। इट का इट आएगा, सही है, लेकिन मान लो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट, 3 ऑप्शन तो हमें पता चल के इनकरेक्ट है, चौथा ऑप्शन जो दिया हो उसके अंदर सही वाला जो ऑप्शन, उसमें भी एक दिक्कत है, इट का दैट किया हुआ है। तो कुछ कंडीशन में इट का दैट भी तो हो सकता ना। इट का जनरली इट करते हैं, कई बार दैट भी तो हो सकता ना। इट जो पास में है, दैट जो, तो इट का कभी कभी दैट भी हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको वही कंडीशन अपनानी है जब 3 ऑप्शन गलत है, चौथे ऑप्शन में इट का दैट किया हुआ है, तब आपको उसको सही मानना है। ऐसा नहीं होगा कभी कि 2 ऑप्शन सेम है, एक में इट है और एक में दैट है, ऐसा नहीं होगा कभी। अब हुआ ऐसा कि हमने ये सेंटेंस बना दिया, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको ये वाला भी मिला एक, पीटर आस्क्ड डेविड वेदर ही कुड डू इट और नॉट। अब ऑप्शन में ये भी मिला, 4 ऑप्शन मिले, ए बी सी और डी। तो आपने देखा ये दोनों तो रॉन्ग है, अब ये 2 ऑप्शन मिले, जबकि हमने तो पढ़ा इफ और वेदर दोनों ही आ सकते हैं। यहां पर सेंटेंस नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। लॉजिक क्या है इसका? अब तक इतनी सी बात है कि जहां इफ आता है वहां वेदर आ सकता है, इसमें जहां इफ आता है वहां वेदर आ सकता है। बस एक छोटी सी चीज हो गई कि जो इफ है और ये क्या है, और एक वर्ड आया हुआ ना इसमें कनेक्ट करने के लिए आगे। इफ जो है और की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। इफ और की बनती, तो इफ अगर नहीं आएगा तो वहां पर क्या आएगा? तो वेदर और का एक पेयर बनता है। आपने पढ़े कभी, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसी चीज आती है ना, तो वैसे ही वेदर और का भी पेयर बनता है, इफ के साथ में कभी और नहीं आता। तो ये कंडीशन है, आप लिख लेना भैया कि इफ के साथ, या ऐसे लिख सकते हो कि सेंटेंस में और नॉट होने पर, जनरली और नॉट ही आता है, और नॉट होने पर वेदर का प्रयोग होगा। और ऐसे नहीं है कि कभी भी इफ नॉट आ गया तो वेदर लगा दो। मैं कह रहा हूं इफ और वेदर में से सेलेक्ट करना हो तब हम वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ ऑप्शन नंबर बी कौन सा सही हो गया। और इन केस अगर इस सेंटेंस में और नोट नहीं होता, सेंटेंस सिर्फ इट तक ही होता, तो इफ है तो भी सही है, वेदर है तो भी सही है। क्या मेरी बात पहुंची आप लोगों तक? अब ये कब बन सकता है? जब एग्जामिनर को पता है कि ये चीज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ये चीज देकर क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए। बात समझ गए? पक्का? पड़ोसियों की कसम, आ जाओ। हैं? अच्छा, तभी आप कसम नहीं खा रहे हैं? तभी कसम नहीं खा रहे। अब देखो, थर्ड टाइप है इंपैरेटिव।
इंपेरेटिव क्या होता है? इंपेरेटिव बात हो रखी है, बताओ। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक, बिल्कुल। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत जो है वो किससे होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और हमने अब तक 2-3 जगह ऐसा पढ़ लिया, डिस्कशन कर लिया, तो काम आसान हुआ है। इंपेरेटिव क्या होता है, एक्सक्लामेटरी क्या होता है, हमें पता है ना सबको। इंपेरेटिव सेंटेंस 3 कंडीशन बताई थी जिससे आप पहचान सकते हो इंपेरेटिव सेंटेंस है। या तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डोंट, या प्लीज, या काइंडली, इंपेरेटिव होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होंगे उसमें क्या होगा, देखो जैसे सेंटेंस देख लेते हैं। द बॉस सेड टू फूलचंद, याद आया कुछ? वो फूलचंद ही है, लिखा है जानबूझ के, स्पेलिंग ये लिखी है, रखो देर पर गार्ड। कोई नहीं। देखो कोई नहीं, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है और अच्छी है। सुनो ध्यान से, एक बार इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है ये इंपेरेटिव है? टर्न ऑन द टीवी इंपेरेटिव है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले तो हमें क्या चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब। जब सेड टू का हमने आस्क किया, तो आस्क का मतलब जब प्रश्न तो पूछा ही जाता ना, इंफॉर्मेशन बताई जाती है, तो हमने टेल कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आस्क कर दिया। आस्क के 2 मीनिंग होते हैं। आस्क का मीनिंग ऑर्डर भी होता है, आस्क का मीनिंग कुछ पूछना भी होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, समझना। जो सेड टू है ना, इसमें क्या कर देंगे हम लोग कि सेड टू जो सेंटेंस का सेंस है, अगर सेंटेंस से बात ऑर्डर की हो रही है तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? अगर बात रिक्वेस्ट की हो रही है, रिक्वेस्ट कर दिया, मतलब ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड जो भी है ना। मैं से कर देता हूं इसको। और अगर बात एडवाइस की हो रही है तो एडवाइज्ड, ऐसे ही एडवाइज्ड मी, इस तरीके से। कमांड, ये तो सारी कमांड ही है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कंजंक्शन। क्या हो गया? कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा आएगा इसमें? वैसे तो देखो कंजंक्शन नहीं होता, वैसे तो ये कंजंक्शन होता नहीं, लेकिन फिर भी आप इतना ध्यान रख लो कि दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यहां पर जो वर्ब है वो टू इन्फिनिटी में बदल जाती है, यानी कंजंक्शन टू लगा देते हैं। आप ये मान लो कंजंक्शन लग जाएगा टू, फिर उस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। बस प्रोनाउन वगैरह जो चेंज करने हैं वो तो करने पड़ेंगे। अगर मान लो 4 ऑप्शन में से ऑर्डर जो है, ऑर्डर भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, और एडवाइस भी नहीं है, तो इन चारों की जगह आस्क्ड भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब जो 4 ऑप्शन होंगे उसके अंदर आस्क्ड भी हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब। यानी सेड टू को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? आस्क्ड में भी कर सकते हैं। मतलब जनरली देगा तो वो ऑर्डर रिक्वेस्ट यही देगा। कई बार मान लो यही कंफ्यूज करने के लिए वो सिर्फ आस्क्ड लगाकर भी सेंटेंस दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो सकती है, आस्क्ड भी हो सकती है। अगर मैं इसको बनाऊं, द बॉस सेड टू फूलचंद, तो मैंने क्या, द बॉस सेड टू का, देखो आपने पढ़ा टर्न ऑन द टीवी, ऑर्डर है ना, ऑर्डर्ड फूलचंद, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया, लगा दिया टू टर्न ऑन द टीवी। बस ये ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बाकी अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की खूब सारी, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी तो और आपका कवर हो जाएगा। अगर सेंटेंस होता
द टीचर सेड टू द बॉय डोंट टच द वायर। क्या इस सेंटेंस के अंदर ऑर्डर है? एडवाइस है या ऑर्डर है? ऑर्डर है या एडवाइस है? टीचर ऑर्डर देगा, सही बात है, लेकिन देखो इस चीज को समझो आप। ऑर्डर कोई काम करने के लिए हम करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज जिससे उसका नुकसान हो सकता है, ऐसा काम अगर करने के लिए मना करते हैं तो वो एक तरह से एडवाइस ही तो होती ना, है ना। जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ये भले ही आप कहते हैं सरकार तो ऑर्डर दे रही है, लेकिन वो निर्देश एक तरह से आपकी भलाई के लिए है। तो जो काम आपकी भलाई के लिए वो एडवाइस ही होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें, अगर मैं देखो इसका बनाऊं द टीचर सेड टू का क्या किया, एडवाइज्ड द बॉय, ठीक है। अब जैसे डोंट आया तो पहले हमने क्या लिखा था, टू टू टर्न द ऑन द टीवी। अब डोंट है तो नॉट टू कर देंगे, टू की जगह नॉट टू, नॉट टू टच द वायर, सही है, वही वाला पैटर्न है। सेड टू का एडवाइस किया बॉय, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए लगाना था टू, लेकिन डोंट है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, नॉट टू, फिर एज इट इज कर दिया। लेकिन इस वाले सेंटेंस का एक नरेशन और बन सकता है, जब मैं कोई काम कर, लेकिन मना ही तो किया गया ना। तो मना जब किया जाता है तो इस बात को ऐसे समझो कि जब डोंट हो, रिपोर्टेड स्पीच में डोंट होने पर क्या क्या हो सकता है, देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब एक तो हो सकती है वही एडवाइज्ड, या ऑर्डर्ड भी हो सकता है एक तरह से, अगर मीनिंग आ रहा हो तो, और कई बार फॉरबेड भी हो सकता है, ठीक है। फॉरबेड का मीनिंग मना करना होता है। अब क्या किया, ध्यान रखना कि जब आपने एडवाइस और ऑर्डर लगाया तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, नॉट टू, और फॉरबेड अगर आ गया तो रहेगा टू, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर नोट का सेंस ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं अगर इसको लिखूं तो ये हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, नॉट टू की जगह अब हो जाएगा टू टच द वायर, सही है, बात वही है, एक ही पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ है। बस इस तरीके से चीजें याद रख सकते हैं और क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अभी मैं 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा क्लास में, काम बन जाएगा। तो आपको 3 पैटर्न ध्यान रखने, 3 नहीं 4 पैटर्न। एक असर्टिव, कौन सा 2 चीजें हर पैटर्न में, 2 चीजें ध्यान रखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन। नंबर 1 असर्टिव में सेड टू का टोल्ड और दैट। दूसरा इंट्रोगेटिव में आस्क्ड, इफ या वेदर और WH वर्ड। तीसरा हो गया अपना इंपेरेटिव, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और टू। फॉरवर्ड है तो जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो कई बार क्या होगा, इस वाले सेंटेंस के अंदर ये दोनों ही होंगे, लेकिन वो क्या कर देगा, एक में फॉरबिड लगाने के बाद वापस आके नोट टू लगा देगा, तो ऐसा गलत हो जाएगा वो वाला ऑप्शन। हाँ, दोनों नहीं आ सकते एक साथ, दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकता, ना आए हैं कभी और ना आएंगे, क्योंकि दोनों सही है। हाँ, वो कई बार ऐसा देता है कंफ्यूज करने के लिए, हम देखेंगे अच्छा फॉरवर्ड होता ही है तो हमने तुरंत लगा दिया, लेकिन उसने आगे फिर नॉट टू भी कर दिया, इस वजह से ये ऑप्शन कट जाएगा, ऐसा भी होता है। अब एक लास्ट पैटर्न और देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सक्लामेटरी के बारे में।
क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो सेंटेंस कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे हमने बोला व्हाट अ वंडरफुल कार इट इज। ये लो, व्हाट अ वंडरफुल कार इट इज, इस तरीके से होते हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जिसमें सरप्राइज की बात होती है। क्या गजब सिक्स लगाया यार स्काई ने, धोनी ने, बोलते हैं ऐसा, वो सरप्राइज की बात होती है। और एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें शुरुआत में इंटरजेक्शन आता है और उसके बाद में फिर असर्टिव सेंटेंस आता है। जैसे हम इंडियंस कभी भी कोई मान लो कोई ऐसा थोड़ा भी शॉकिंग सा होता है तो अलग अलग जैसे एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना, अल्ले है ना, हाँ। तो ये ऐसे शब्द जो बिना सोचे समझे बोले जाते हैं, हमारे मन की भावनाएं होती है जो, इन एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में इंटरजेक्शंस कहते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज एक्सप्रेशन है, मारवाड़ी बोलते हैं धूड़ थर ला रहे हैं, कोई होता है ना कोई मतलब गुस्से में ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं धूड़ थर ला रहे हैं। धूड़ का मतलब मिट्टी, थारे ला रहे का मतलब तेरे पीछे, मतलब एक तरह से वो तुम्हारे इंसल्ट कर, जा मर तुझे जो करना कर, इग्नोर करना एक तरह से। तो हेल्पिंग वर्ब होती है एक तरह से हमारी भाषाओं की है। तो जहां पर इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। हे राम। अब इंग्लिश में ये नहीं बोलते, इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में गाली भी देते हैं ना, तो वो भी ऐसे सोफिस्टिकेटेड वे में देते हैं। जैसे मान लो कोई न्यूज अगर सैड है तो वो बोलते हैं अलास। सामने वाले को ये लगता है कि इसने आशीर्वाद दिया है, फिर आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नहीं नहीं ये बात कुछ ऐसी है। ब्रेवो। अब ये क्या होता है, जैसे अलास शब्द आया, अब अलास क्या बोलते हैं कि जब भी कोई न्यूज अगर सैड हो तो वो सैड न्यूज को जब बोलते हैं अलास वी हैव लॉस्ट वंस अगेन। अब ये चीज हमें अजीब इसलिए लगे क्योंकि हम, हमारा कल्चर अलग है, लैंग्वेज कल्चर के हिसाब से होती है। हमारे यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति है उसका रिस्पेक्ट देने के लिए हम जी लगाते हैं, ठीक है। इंग्लिश कल्चर में जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर मिस्टर लगाने का कॉन्सेप्ट है। टीचर को भी ऐसे बोलते हैं, जैसे है मिस्टर चेतन, और इंडिया में अगर ऐसे बोले मिस्टर चेतन तो वो बोले यार कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। गांव में जाकर अगर आप कोई व्यक्ति, कोई बूढ़ा आदमी है, जैसे फॉरेन कल्चर मतलब ब्रिटेन में तो ऐसा होता, कोई बूढ़े आदमी को भी नाम से बोल देते, मिस्टर लगाकर उसका नाम ले लेते तो वो रिस्पेक्ट ही होती। लेकिन इंडिया में अगर बोले है मिस्टर, तो वो जूता निकाल कर देखा, 4 दिन हुए गांव शहर में जाकर पढ़ते हुए, ये देखो एटीट्यूड आ गया है इनमें, इंग्लिश झाड़ रहा है मेरे सामने, वो ऐसे कर देते हैं। तो कल्चर पे डिपेंड करती है। ब्रावो कब बोलते हैं? वो जब कोई सामने वाले व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो अपलोड कर रहे हैं। तो अभी मैं 2-3 चीजें लिखवाऊंगा। ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी होते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ध्यान रखने वाली चीज है कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी एक तो एक्सक्लेम्ड विद, और एक्सक्लेम्ड विद के बाद सेंटेंस में जो सेंस आ रहा है, जैसे अभी ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला सेंस आया, एक्सक्लेमेटरी में मान लो सेंटेंस में सेंस आया हैप्पीनेस का तो जॉय लगा दिया, सैडनेस का है तो सैडनेस लगा दिया, बात खुशी की हो रही है तो हैप्पीनेस लगा दी। वो 2-3 चीजें हैं, मैं बता दूंगा अभी। क्या? इसमें वो काटा नहीं, हाँ वो क्या, वो है ये लिखा ना बीच में से, ये देखो, हाँ। तो
एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ऐसे हो जाएगा। दूसरी चीज कंजंक्शन, कंजंक्शन इसमें रहेगा दैट ही, कंजंक्शन क्या रहेगा, दैट ही रहेगा इसमें। और इसमें भी वही कंडीशन है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर असर्टिव हो जाएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर असर्टिव हो जाएगा। अब असर्टिव कैसे होगा, पहले एक बार वो भी देख लो। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिखा, वॉट अ नाइस कार इट इज, ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है, एक्सक्लामेटरी है। और मैंने कहा कि इसको असर्टिव में चेंज करो। तो अब इस चीज को ऐसा समझो, यहां पर इस सेंटेंस में वॉट का मीनिंग क्या है, क्या वॉट यहां पर है, क्या का सेंस दे रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। अगर मैं कहूं कि वॉट शब्द का मीनिंग यहां पर वेरी है, तो क्या मैं गलत हूं, वेरी बहुत ज्यादा के सेंस है। वॉट अ नाइस कार, क्या शानदार गाड़ी है, तो वॉट इनडायरेक्टली वेरी का सेंस दे रहा ना। तो अब जब मैं इसका असर्टिव में चेंज करूंगा तो ये एक्चुअली इस तरीके से हो गया, इट इज अ वेरी नाइस कार, इट इज अ वेरी नाइस कार, ये कुछ ऐसा हो गया। जब आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट स्पीच में ऐसा सेंटेंस दे, द कैप्टन, द कैप्टन सेड alas we have lost once again। अब इसी सेंटेंस को देख लो, alas we have lost once again। एक सेंटेंस और देख लो, my friend said how terrible the weather is। अब इस चीज को समझना, अगर मैं यहां पर बोलता हूं माई फ्रेंड सेड हाउ टेरिबल द वेदर इज, तो क्या यहां पर इस सेंटेंस का अगर मैं असर्टिव में बनाऊं तो ऐसा नहीं होगा, इनडायरेक्टली द वेदर इज वेरी टेरिबल, कुछ ऐसा ही होगा ना। तो अब आपको जो बनाना ना जो इनडायरेक्ट, तो इस आधार पे बनाना है, जिसे आपने इंट्रोगेटिव में भी तो किया था ऐसा, असर्टिव पैटर्न पे बनाया था, तो वैसे ही आपको ये वाला स्ट्रक्चर मान के बनाना है। अभी हो जाएगा और, लेकिन अब पहले अपन बना के देखते हैं इनको। एक चीज बताओ, अभी जैसे अपनी बात हुई थी, अलास जो आता है, अलास क्या बताता है, सैडनेस, ठीक है। एक वर्ड आता है वाव, वाव किसके लिए आता है, जॉय या हैप्पीनेस, एक वर्ड आता है जैसे अभी हमने बात की थी ब्रावो, ये आता है अपलोड के लिए, अपलोड होता है तारीफ, अपलोड एक वर्ब होती है किसी की प्रशंसा करना, वेल डन, वो वाला। एक आता, क्या लिखा हुआ है, ओ, नॉट ओह। इंग्लिश में कभी भी ऐसा कोई शब्द आ ही नहीं सकता जिसके लास्ट में ह साउंड आए, पूरे इंग्लिश में स्पेलिंग में आ सकता है, बात उच्चारण की हो रही है, कोई ऐसा शब्द नहीं हो सकता जिसके लास्ट साउंड, वर्ड का लास्ट साउंड ह, यानी वर्ड ह से एंडिंग हो। दिस इज ओ, नॉट ओ, ओहो, तो दिस इज ओ। अब ये कब बोलेंगे,
सरप्राइज के लिए, ओह ये क्या हुआ, सरप्राइज के लिए होता है ये? सैडनेस के लिए भी आ सकता है। गॉश, अब अजीब लगेगा लेकिन हम लोग बोलते नहीं है इसलिए, अब फ्रिक्वेंटली बोलते हैं तो ये चीज भी हमारे लिए कॉमन हो जाएगी। गॉश कब बोलते हैं, जैसे आप कहीं से मान लो जा रहे हो और एक गली में से ऐसा है कचरे के ढेर लगे हुए हैं ना, बैड स्टिंग ऐसे आ रही है, तो आप नाक बंद करके उधर से निकलते हो, तो आप बोलते हैं ओए भगवान। अब हमने तो ऐसे बोल दिया छी छी छी, तो वो जो छी 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 जो है वो इंग्लिश में जब बोलेंगे उसके लिए क्या आ गया, गॉश। क्या हुआ, डिस्गस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो रिपोर्टिंग वर्ब बनेगी वो कैसे बनेगी, exclaimed with joy, exclaimed with happiness, exclaimed with surprise, exclaimed with wonder, exclaimed with terror। जैसे ये है ना, हाउ टेरिबल द वेदर इज, exclaimed with terror। अलास, अगर यहां पर मान लो हाउ वंडरफुल द वेदर इज होता तो exclaimed with वंडर भी बोल सकते थे। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आप ये देखो, इनको बना के देखते हैं, देखो क्या किया आपने, द कैप्टन टैटू का क्या किया, एक्सक्लेम्ड विद, लास्ट से पता चला बात सैडनेस की हो रही है, तो हमने कर दिया सैडनेस, दोनों इसको लास्ट तो हटा देंगे अब लास्ट हट जाएगा क्योंकि इसका सेंस इसमें आ गया सैडनेस में। अब वी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर वही बातें आपकी मैच्योरिटी लेवल काम आएगी। चीजें आसान है, डिफिकल्ट बनाओगे तो डिफिकल्ट ही रहेगी। वी जो है, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, कैप्टन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो 100 में से 80 लोग क्या करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो उन्होंने वी का कर दिया ही, क्या कर दिया वी का। लेकिन बात आप समझो, जब यहां पर कैप्टन बोल रहा है और इधर वी लिख रहा है, तो वी का मतलब है कि वो और उसके साथ में 10 लोग और भी थे ना, पूरी टीम की बात कर रहा है ना, प्लूरल है ना। तो यहां पर ही आएगा कि दे आएगा, यहां पर दे आएगा। दे क्यों आया, क्योंकि देखो बात समझो, ये वी है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो अगर ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन सा हमारे पास, दे। और अगर नहीं भी पता तो भी कम से कम ये तो दिमाग लगाओ कि जब मैं वी को अगर ही में चेंज करूंगा, तो वी प्लूरल है तो ही प्लूरल है, सिंगुलर मीनिंग ही चेंज हो गया। तो हमें किस में चेंज करना है, दे में। हैव का क्या हुआ, हैड लॉस्ट वंस अगेन। सही है। माई फ्रेंड सेड हाउ टेरिबल द वेदर इज, मैंने लिखा माई फ्रेंड exclaimed with terror that। अब इस हाउ टेरिबल द वेदर इज को क्या किया, आपने माइंड में क्या सोचा, द वेदर इज वेरी टेरिबल, सबसे पहले क्या लगाया, द वेदर। इसका क्या किया, वॉज वेरी टेरिबल। क्या बात सही है। एक काम करते हैं, एक बार थोड़े से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ बचा हुआ है तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे, सो दैट हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो, सिर्फ एक बार मेरी बात सुनना, आप कुछ ही मत सोचना।
मैंने पढ़ा ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, ही सेड, ठीक है, आई एम गोइंग टू, ही सेड आ गया, इधर आस्ट आ गया, सेड आ गया। अब एक बात बताओ, सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है, तो आस्ट मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक है, मुझे एक बार लगता है कि आस्ट तो नहीं आएगा। अब एक चीज और है कि जब यहां पर मैं देखूं कि आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो सब में देखो ही वॉज गोइंग टू आ गया, तो इसमें ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बच्चा मेरे पास में एक और तीन। अब ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, अब जस्ट नाउ और जस्ट देन, दोनों 1 और 2 दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस इतना सा हुआ कि उसमें जो शब्द नाउ था दूसरे में देन है, और हमें पता है कि नाउ का देन हो जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये वाला, टूट तो काट ही दिया ना हमने। तो हमने बस ये देखा कि इसमें 1 और 3 में से, तो उसमें हमें पता है कि देखो नाउ का देन होता है, पढ़ा था हमने, इसमें नाउ का वापस नाउ दे दिया, जबकि यहां पर क्या आएगा, देन। तो ही सेड दैट ही वॉज जस्ट गोइंग टू जस्ट देन, ये लो। फिर हमने क्या किया देखो, आरती सेड दैट कॉमा आई एम इन अ हरी टुडे। तो अब क्या हुआ देखो, पहले तो ये देखो कि भाई सारे कॉमन है, ठीक है। अब जो दिया हुआ है इधर आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरती, तो इसके अकॉर्डिंग पता है शी होगा। तो यहां पर देखो सेकंड वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर आपने देखा कि सेकंड नहीं हो सकता, और इज ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि देखो एम है और हमें पता है कि एम का पास्ट टेंस होगा, वॉज होगा, इज आया हुआ है ये। तो अब एक काम करो, ऐसे सिचुएशन डायरेक्ट टिक मत करो, क्या पता हम जो सोच रहे हैं वो सिचुएशन है ही नहीं। तो वापस एक बार वेरीफाई कर लो। आरती सेड आई एम इन अ हरी टुडे, क्या किसी तरह का हैबिचुअल एक्शन वगैरह कुछ ऐसा है, परमानेंट ट्रूथ और ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हमने कर दिया आई, आरती के लिए आई, एम का वॉज, इन अ हरी टुडे का दैट डे। तो सेंटेंस कौन सा करेक्ट हुआ, 1 करेक्ट हुआ, किसी भी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। माई मुक्ता सेड टू पुनीत, माई माई मदर इज अ गुड कुक। बताओ क्या 4 हो सकता है, 4 क्यों नहीं हो सकता, आस्ट आ गया, ठीक है। थर्ड भी नहीं हो सकता, टोल्ड टू होता है, नहीं होता, ठीक है। माई हुआ मुक्ता के अकॉर्डिंग, तो माई मदर नहीं होगा, हर मदर वॉज अ गुड कुक। क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट नहीं है। चलो मैं मान गया सही कह रहा हूं, आप गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन आस्ट और क्या 3 और 4 किसी भी कंडीशन में हो सकता है, ये तो हमें पता किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। फिर आ जाओ अब यहां पर, मुक्ता टोल्ड पुनीत दैट, ठीक है। अब इसमें ये माई दिया हुआ है, तो इस माई की वजह से ऑप्शन नंबर 2 भी गया ना, तो इसलिए हमारे पास में 1 के अलावा कोई ऑप्शन चांस है ही नहीं। लेकिन हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक और चीज बता दूं, आपकी गलती नहीं है, ऐसे जो चीजें है ना ये आपको हमेशा मिलेगी, डिपेंड सब करता है ऑप्शन पर। देखो मैं बात पहले भी कर चुका हूं, जो भी चीजें हैं सब ऑप्शन पे। हम क्या कहते हैं, हमारा ओपिनियन मैटर नहीं करता, मैटर करता एग्जामिनर का। राजस्थान पटवार की जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में मतलब 4 पेपर जो हुए थे, 2 दिन हुए थे शायद, 2 शिफ्ट में, तो 4 पेपर्स थे। तो 4 पेपर्स के अंदर मतलब 2 पेपर्स के अंदर तो ऐसे नरेशन के क्वेश्चन आए हुए थे, और इवन वॉइस के भी, जिनके 2 ऑप्शन सही थे, 2 ऑप्शन सही थे, लेकिन एक ऑप्शन जो था जो ज्यादा करेक्ट था, और एक थोड़ा सा इनकरेक्ट, थोड़ा सा कम करेक्ट था। दोनों ही जो आंसर की में जो कम करेक्ट था उसी को सही माना गया था। कहने का मतलब यह है
कि कई बार ऐसी सिचुएशन आपको बनेगी, आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। हमारा फर्ज है, एक जैसे अभी मैंने हालांकि इसमें पढ़ाया नहीं क्योंकि उसकी बात करेंगे जरूर, काम आएगा नहीं। कई बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दिखने में स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट नरेशन इंपेरेटिव पैटर्न पे बनता है। इंपेरेटिव पैटर्न कैसे? जैसे मैं अगर बोलूं कि वुड यू लाइक टू हैव सम मोर कॉफी, अब ये जो सेंटेंस है ये कहने को इंट्रोगेटिव है, लेकिन इनडायरेक्टली ये इंपेरेटिव है ना, मैं ऑफर कर रहा हूं। तो इसका जो ऑथेंटिक इंग्लिश है उसके अंदर इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इंपेरेटिव पर, ही ऑफर्ड हिम टू टेक, है ना, टू टेक सम कॉफी ऐसे। लेकिन स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव है तो उस पर भी बना सकते हैं। एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर ही सही माने गए हैं, तो वो आपको डिपेंड करेगा कि जो ऑप्शन क्या है उसी के आधार पर। तो अब हमें इतना पता चला कि ये वाली जो तीनों के तीनों सेंटेंस तो 100% इनकरेक्ट है, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस जो है इसमें माय मदर वॉज ए गुड कुक, क्या सेंटेंस गलत है? क्या गलत तो नहीं है, सेंटेंस सही हो सकता है। वो अपने भाई मदर के बारे में, एक आदमी है, ठीक है, मान लो उसकी मदर काफी एज में डेथ हो गई, तो वो अपनी बूढ़ी माँ के बारे में ऐसे एक्सप्लेन करते हुए बोला मेरी मदर है ना बहुत ही अच्छी कुक थी। सेंटेंस तो सही है, कॉन्टेक्स्ट तो गलत नहीं है ना। अगर मैं ऐसा बोलता कि पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगाती थी तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये गलत नहीं हो सकता, तो सेंटेंस 1 ही सही है। आ जाओ। गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मीनिंग होता है जानबूझकर, विलिंगली, जानबूझकर। तो एक चीज देखो, गीता सेड दैट, यहां तक तो कॉमन है, आई, और फिर देखो इधर क्या दिया हुआ है, डिड दिया हुआ है। हमें पता है कि डिड नॉट होता है तो हैड नॉट होगा, पता है हम लोगों को। तो हैड नॉट किस में दिया हुआ है? 1 और 2 में, बाकी में तो नहीं है ना, तो ये हटा दो। अब 1 और 2 में से सेलेक्ट करना है। फिर इसमें 1 में आई दिया हुआ है और 2 में शी दिया हुआ है, तो अब हमें पता आई गीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई का हो जाएगा शी। ऑप्शन कौन सा सही है? लेकिन ये कैलकुलेशन तो लगानी पड़ेगी। अरे क्या होगा इसका आंसर, क्या है? चलो लगा दो यार, तो वो गलत ही होगा। जो जिस तरीके से पढ़ा उसी अप्रोच से चीजें सोचनी पड़ेगी। रीटा सेड टू मी विल यू लैंड मी दिस क्लासिक। अब हमने क्या किया देखो, अब क्या हुआ कि जो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा, रीटा आस्क्ड मी, इसके आगे वाले पार्ट के बारे में पूछा सिर्फ, कि आगे वाले पार्ट को कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखो, रीता सेड टू मी, क्या इंट्रोगेटिव है? तो इंट्रोगेटिव में रीटा आस्क्ड मी, यहां तक तो कॉमन आ गया, मतलब इसने दे दिया। अब आगे वाले पार्ट में क्या होगा, तो कनेक्ट करने के लिए क्या कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा, तो ये तो गलत हो गया ना। दूसरी चीज ये भी देखो कि विल दिया हुआ, तो विल का वुड होता है, पास्ट है तो वुड हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब बचे ये दो, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर यू का मी के अकॉर्डिंग हो गया आई, तो एक में दिया हुआ है शी, एक में दिया हुआ है आई, ऑप्शन नंबर 1 सही हो। आई वुड लैंड हर दैट क्लासिक। फिर देखो मी आया हुआ है फर्स्ट पर्सन रीटा के अकॉर्डिंग, तो हर हो गया, सही है। She said to the girl that the girl did you do। तो अब पहले तो ये देखो डिड दिया हुआ है, तो डिड दिया हुआ है तो आपको पता है डिड का क्या होता है, डिड दिया हुआ है तो हैड नॉट हो जाएगा। चलो देखते हैं पहले। She said, अरे बात वो देखो, डिड ये तो हट जाएगा, लेकिन सेकंड फॉर्म तो है ना, पास्ट टेंस है, तो जो भी वर्ब होगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में होगी। ये डिड तो हटेगा, लेकिन जो वर्ब भी होगी वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में होगी। तो अब देखो इतनी सी बात, ये तो ऑप्शन किसी भी कंडीशन में हो नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दैट आ गया, ये भी गलत है। अब बचा 2 और 3, तो अब इसमें डिड दे दिया, डू का डिड कर दिया, जबकि इसमें हैड डन दे दिया। आपको पता है डिड और डू दिया हुआ है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा
हैड डन वाला ऑप्शन सही होगा। किस में दिया हुआ हैड डन? थर्ड में ये आंसर। कोई दिक्कत किसी को? मतलब आप में से जो कई सारे स्टूडेंट्स की जो मुझे जो बताया गया ना पर्सनल जो प्रॉब्लम है यही है सर, हम करते हैं तो नहीं हो पाते हैं, क्लास में जब पढ़ाया आप समझा रहे उस टाइम हो जाते हैं। बस इसका एक ही, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी टीचर से आप पूछ लोगे तो वो एक ही जवाब देगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन। मैं सच बताऊं कि मतलब डेली कम से कम 20 से 30 स्टूडेंट से मुझे ये पूछते ही होंगे सर इंग्लिश इंप्रूव करनी है, कोई अच्छी से बुक बताओ। मैंने कहा नहीं हो सकती, एक ही जवाब देता हूं, नहीं हो सकती। बोला कैसे? मैंने कहा बुक लेने से नहीं हो सकती, उस बुक को पढ़ने से होगी। पूछते हैं, पूछ के बस महीने भर बाद तो वापस वही सवाल पूछ लेंगे। अरे कोई भी बुक ले कम से कम उसको पढ़ोगे तब जाकर हो पाएगा। सवाल ये बहुत कॉमन सा, बुक बता दो। बुक पढ़ने, बुक तो मार्केट के अंदर हजारों हैं। जितना रेनिन मार्टिन है, हर एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है। रेनिन मार्टिन बुक जो है हर कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई नहीं पढ़ सकता। ये मतलब पैसेंस चाहिए उसके लिए। वर्ड पावर मेडी जी के लिए पैसेंस चाहिए। आ जाओ देखो, डू यू वॉन्ट सम मोर स्वीट्स आस्क्ड माई फ्रेंड। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझो। स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ देखो। आस्क्ड माई फ्रेंड, क्या ही ऐसा है? माई फ्रेंड आस्क्ड, माई फ्रेंड आस्क्ड डू यू वॉन्ट सम मोर स्वीट्स, ऐसा ही तो हुआ ना। तो मैंने क्या किया देखो, माई फ्रेंड आस्क्ड, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड। अब एक बात बताओ, इंट्रोगेटिव है तो सेड टू तो किसी भी कंडीशन में हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज और देखो, डू यू वांट है, सेंटेंस इधर पास्ट में ना, तो जो भी सेंटेंस होगा पूरा पास्ट में होगा। ये देखो इफ आई वांट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी वन भी हो नहीं सकता। बचा 3 और 4। अब 3 और 4 में देखो, 4 में अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे दैट दिख रहा है, तो ये भी मुझे लग रहा है एक बार हो नहीं सकता। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो सही ऑप्शन होने के चांस किसके? 3 के। एक बार बनाकर देख लेते हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, अब बोलो सर इसमें तो बी था ही नहीं, बोलो कि उसमें तो था ही नहीं, इसमें आपने कैसे लिखा? चीजें क्या होती है, कई वर्ड चीजें हिडन कर दी जाती है। जब ऑप्शन दिया उस ऑप्शन के अंदर देखो, माई फ्रेंड आस्क्ड, आस्क्ड मी है, उसको हमने हटा दिया। जब बनाने की जरूरत मान लो पड़ेगी तो इसमें लगा के दे रखा है। तो हमने कहा माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर, क्या इंट्रोगेटिव में वेदर आता है? आता है। आई वॉन्टेड सम मोर स्वीट्स, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लो राहुल सेड यू आर अ चैंपियन। अब इस चीज को ऐसा समझो, राहुल सेड यू आर अ चैंपियन, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू जो है वो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो ये ऑप्शन में क्या करता है, वो ऑप्शन देता ना जो एग्जामिनर, तो ऑप्शन में इसका ऑब्जेक्ट वो उस ऑप्शन के अंदर आपको हिंट दे देता क्या इसका माना गया। ये अंडरस्टूड है, मतलब जिसको लिखा नहीं है लेकिन मानना होता है, आप अपनी तरफ से मान लेते हो। लेकिन अब अगर हम अपनी तरफ से मानेंगे तो क्वेश्चन गलत होने का चांस होगा, क्योंकि हमें मानना है जो ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मानना है। तो आप उसको उस तरीके से करो ही मत। आप तो मैंने क्या अप्रोच बताई थी, 3 ऑप्शन गलत है इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। आप उस अप्रोच के जाओ, क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं होंगे। द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। तो पहले तो एक काम करो, जैसे आपने यहां देखा सब में आस्क्ड दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमने देखा कि सैड दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पर विल का तो वुड होगा, इसमें विल है, इसमें भी विल है, तो इसका मतलब ये तो 2 ऑप्शन तो कट गए। अब अगर मैं देखूं, बिल्कुल सही बात है, बच्चा कौन सा हमारे पास? 2 और 3, तो सेकंड में दैट है, तो ये भी नहीं हो सकता।
अब देखो, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन तीन ऑप्शन तो 100% गलत है ना। द टेलर आस्क्ड हिम इफ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही वुड हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग का द नेक्स्ट इवनिंग। सही है, ये लो। उस मेथड से देखो दिक्कत नहीं आएगी, और ये है पैटर्न स्ट्रक्चर जो होगा वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। और अगर आप सोचो कि हर स्ट्रक्चर जो जैसे चेंज होगा वो लिखवा दिए जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में एक ही बात को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से बोलेगा। कहीं कोई व्यक्ति पार्टी में जाके आया, एक व्यक्ति बोल रहा है द पार्टी वॉज नाइस, एक बोल रहा है द पार्टी वॉज फैबुलस, एक बोला द पार्टी वॉज नॉट बैड। बात तो एक ही है, अलग अलग एक्सप्रेशन होगी। तो हम सोचें कि इस सेंटेंस को कितनी तरीके से बोला जाएगा, लिख के दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने इस अप्रोच के साथ में, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब 1 2 3 4 5 ऐसे कभी भी जो 3 4 वर्ब कॉमन आ रही है ना, तो उसके अंदर जो टेंस जो चेंज होता है वो सिर्फ पहली वाली वर्ब में होता है। सिर्फ पहली वाली जो वर्ब होती है टेंस उसी में चेंज होता है, बाकी वाली वर्ब में टेंस चेंज नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या है, जब आपने पूछा है तो मैं लिखना नहीं है, सिर्फ सुन लो। इंग्लिश में 2 टाइप की वर्ब होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो होती है जिनके ऊपर टेंस का प्रभाव होता है, मतलब सेंटेंस का टेंस बदलता है तो उसके अंदर वर्ब का फॉर्म बदलता है। नॉन फाइनाइट जो होती है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में एक जैसी रहती है, उसके ऊपर टेंस का कभी कोई प्रभाव। तो एक सेंटेंस में मैक्सिमम 5 वर्ब आ सकती है, एक सिंपल सेंटेंस में। जैसे मैं बोलता हूं कि आई एम वॉचिंग ए मूवी, तो एम वॉचिंग 2 वर्ब हो गई, एम वॉचिंग 2 वर्ब हो गई, और आई हैव बीन वॉचिंग 3 हो गई, यू विल हैव बीन वॉचिंग कितनी, 4। जनरली 4 लगाते हैं, मैक्सिमम केस में 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकती, मैक्सिमम केस में 5 आ सकती है। तो जब 1 2 3 4 ऐसी वर्ब आती है और टेंस बदलने की जरूरत पड़े तो हम सिर्फ पहली वर्ब में चेंज करते हैं। तो विल हैव विल हैव बीन वॉचिंग का पास्ट करना है तो वुड हैव बीन वॉचिंग कर सकते हैं, तो सिर्फ पहली वर्ब में चेंज होता है। अब जैसे आपने इसका कहा कि सर यहां पर हैव का हेड क्यों नहीं हुआ, हमने विल का वुड कर दिया, नंबर 1। पीछे जितनी भी वर्ब है उनमें चेंज नहीं होगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि वुड मॉडल है ना, मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो भी टेंस बदलेगा वो हमेशा पहली वर्ब नंबर 1 में ही बदलेगा। ये फाइनाइट वर्ब है, टेंस इसी का चेंज होगा। कभी वुड हैड नहीं हो सकता, वुड हैव ही हो सकता है। कैन यू सी अ वुमन सीटेड ऑन द बेंच इन अ पार्क, एलिस आस्क्ड हर। तो वही बात, इतना मुझे पता, देखो कई सारी चीजें तो ऐसी हो गई, जब मैंने देखा सेंटेंस पूरा पढ़ा चला पास्ट है तो कैन का कैन दिया हुआ है, हट गया। सेकंड भी नहीं आएगा क्योंकि टोल्ड दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 4 आ गया। अब काम आसान हुआ ना, अब 2 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। एलिस आस्क्ड हर इफ शी कुड हैव सीन, देखो कुड सी दिया हुआ है और इसमें कुड हैव सीन दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। अब चेंज कौन सा होगा, मतलब श्योरिटी है कि 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इसलिए चौथा ऑप्शन में अगर कोई थोड़ा बहुत भी चेंज हो तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एलिस आस्क्ड हर इफ, फिर यू बन चेंज हुआ हर के अकॉर्डिंग, शी कुड सी अ वुमन सीटेड ऑन द बेंच इन अ पार्क। 3 ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा। क्या हुआ, बस बिल्कुल। डोंट प्ले ऑन द ग्रास, बॉयज सैड। समझो 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 समझो, यहां पर इस बॉयज का जो मीनिंग है, क्या ये एड्रेस के फॉर्म में है क्या, डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज ही सैड, तो क्या ऐसा है ही सैड द बॉयज, ऐसा ही तो हुआ ना। तो अब देखो इसके अंदर
पूरे जो देखो डोंट से शुरू हो रहा है, क्या कहीं फॉरवर्ड दिखा आपको? कहाँ दिखा फॉरवर्ड? फॉरवर्ड तो है ही नहीं। तो हम ऑर्डर्ड या एडवाइस वाला कर सकते हैं। अब यहां पर डोंट प्ले ऑन द ग्रास। अब इस चीज को समझो, मैंने क्या कहा था कि अगर डोंट वाला जो सेंटेंस है उसका सेंस अगर ऐसा बनता हो कि जिस काम को करने से उसको नुकसान हो रहा हो, वो एडवाइस होती है। यहां पर घास को नुकसान होने का है तो मना कर दिया मैंने, अरे चिल्लाओ मत। तो अगर चिल्लाने से, एक बच्चे को मैंने बोला चिल्ला मत, डोंट शाउट, अगर चिल्लाने से उसका गला खराब हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एडवाइस है। लेकिन वही चिल्लाने से अगर मैं परेशान हो रहा हूं, बाकी लोग परेशान हो रहे हो, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, तो वो ऑर्डर है। तो अब यहां हुआ देखो ऑर्डर हो जाएगा। तो एक काम और हो सकता है, देखो मैं फिर कह रहा हूं टोल्ड गलत है। टोल्ड, मान लो इस सेंटेंस में टोल्ड नहीं आ सकता, लेकिन इसलिए क्या होता है कि मतलब इंग्लिश पढ़ाना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि स्टूडेंट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। मैं कह रहा हूं पेपर का नेचर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, हमें क्या सही लगता है क्या नहीं लगता वो मैटर नहीं करता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसके अंदर टोल्ड गलत है, लेकिन ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तीन ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, इसलिए गलत होने के बाद भी चौथे ऑप्शन को सही मानना पड़ता है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब मैंने क्या कहा, अब फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, देखना ही पसंद नहीं है मुझे, ठीक है। तीसरा भी बिल्कुल ही गलत है, दे शुड नॉट बी प्लेइंग ऑन द ग्रास, शुड क्यों लगा दिया भैया? अब बचा 2 और 4। शी टोल्ड द बॉयज नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास, शी सेड टू द बॉयज, सॉरी, अच्छा ये भी शुड आ गया ना, चलो। लेकिन लेकिन मैंने एक चीज बोली थी मैंने, कि जरूरी नहीं है कि जो हमें लगा हो कि वैसा ही हो, इसलिए वापस रिकन्फर्म कर लेना चाहिए। ओके अब देखो, शी सेड टू द बॉयज दे शुड नॉट प्ले ऑन द ग्रास, शी told the boys that they should not be playing on the grass, she told the boys not to play on the grass। तीनों तो करेक्ट नहीं है, तीनों इनकरेक्ट है। शुड नॉट वाली कंडीशन नहीं बची। यहां पर टोल्ड की जगह क्या आना चाहिए? आस्क्ड या ऑर्डर्ड। अब एक बात बताओ, क्या तीनों ऑप्शन में आप 100% श्योर हो कि गलत है? 100% गलत है। हमें यह शुड नॉट और ऐसा इंट्रोड्यूस तो करना ही नहीं है। अब बस दिक्कत यह हुई कि ये जो टोल्ड है, टोल्ड नहीं आना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो अपन बात कर रहे थे वही हो गया कि अब हमें न चाहते हुए 4 को क्लियर करना, क्योंकि फिर कह रहा हूं कि क्वेश्चन जो आता ना डायरेक्शन, उसमें आता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मीनिंग समझ गए क्या? इन 4 में से कौन सा सही है आपको वो बताना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना। लैंग्वेज यही होती है, ये दिक्कत लैंग्वेज में आती है, ये दिक्कत लैंग्वेज में आती है। लैंग्वेज में जितने में उतनी बातें, तो इसलिए ये इस तरीके से कंडीशन बन जाती है। शी येल्ड प्लीज हेल्प मी। अब जैसे एक सेंटेंस आया, समझना, राज सेड टू सिमरन थैंक यू। एक बार इसका बनाओ, राज सेड टू सिमरन थैंक यू, क्या करोगे इसका? राज सेड टू सिमरन, देखो जब ये आया तो मैं ऐसा कर सकता हूं, राज थैंक्ड सिमरन, हो सकता है। मीनिंग बनना चाहिए।
राज कॉन्ग्रेचुलेटेड सिमरन। हाँ, सिमरन होता है वो। ठीक है, ये इंग्लिश में ऐसा होता है कि जो वर्ड होता है जैसे राम राम है ना, तो राम जो शब्द है, राम हम बोलते हैं, राम एक्चुअली संस्कृत का शब्द है राम। हिंदी और इंग्लिश में आधा न वाला जैसा कुछ होता नहीं है, लेटर जो होता है वो फुल ही होता है। तो इंग्लिश में अगर उसको बोलते हैं राम ऐसे, वो बात की बात है उसको। अब बताओ, जैसे आ गया शी येल्ड, येल्ड होता है क्राई, यल मीन्स क्राई। शी येल्ड प्लीज हेल्प मी। तो अब देखो, शी येल्ड एट वन फॉर समवन सम हेल्प, शी येल्ड फॉर समवन टू हेल्प, शी येल्ड फॉर समवन टू हेल्प हर, और शी येल्ड एट समवन टू हेल्प हर। ये पढ़ने वाले स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो चार ऑप्शन आएंगे थोड़ा सा लैंग्वेज के आधार पर बनाने की कोशिश करो, जैसे हमने ये बनाए ना ऐसे। अब आएगा तो एक ही, आप ये देखो कि कौन सा गलत है तो क्यों गलत है, कौन सा सही है तो क्यों सही है। क्या लिखा हुआ है? चलो, यल का मीनिंग हमने क्या देखा? शाउट। यल का मीनिंग शाउट भी तो होता है, चिल्लाना। किसी व्यक्ति पर चिल्लाना क्या होता है? शाउट एट। किसी व्यक्ति पर चिल्लाना शाउट एट। शी येल्ड एट समवन टू हेल्प हर, येल्ड एट समवन होता है किसी व्यक्ति, अरे इधर आ हेल्प कर तू मेरी, वो वाली कंडीशन यहां पर बन रही है। तो समवन, हाँ, शी येल्ड एट समवन टू हेल्प हर, किसी व्यक्ति को चिल्लाकर गुस्सा करके बोल रही है। कहने का मतलब देखो, ऐसे सेंटेंस बहुत रेयर केस में आएंगे, आएंगे नहीं ये, लेकिन मैं कंडीशन बता रहा हूं कि जब ऐसी कंडीशन भी बनती है तो थोड़ा जो प्रीवियस नॉलेज है उसके आधार पर हमें थोड़ा बहुत देखना है। अभी मैंने क्या कहा था कि एक बार पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ थोड़े बहुत जो पैटर्न आएंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हम बोला था ना मैंने। तो वो वाली, वो इन्हीं का डिस्कशन करना है, तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होगा, आपको ज़्यादा परेशानी इतनी आएगी नहीं। ये तो मैं एक्सट्रीम कंडीशन में बता रहा हूँ। क्या हुआ? देखो, येल एट वन फॉर समवन, ये गलत हुआ, फॉर समवन गलत है, येल फॉर येल एट होता है। हाँ, कॉल द विटनेस सेट द मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर कॉमन सेंस भी लगाएंगे। तो मजिस्ट्रेट रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज यार विटनेस को बुला लो, या बैग्ड कर रहा है, ए भगवान, भगवान के नाम पर विटनेस को बुला लो, ऑर्डर और प्रे। तो मुझे सही ऑप्शन क्या लग रहा है? द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू कॉल द विटनेस। प्रे थोड़ी होगा। द टीचर सेड स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स, समझना, द टीचर सेड, टीचर ने कहा स्टूडेंट्स, तो क्या ये ऐसा नहीं है टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर ये है ना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स। तो क्या, देखो, द टीचर told the students that they looked at their books, the teacher told the students to look at their books, the teacher said that the students will look at their books, or the teacher told the students that they might look at the books. अब देखो, मेन सेंटेंस अपना यही है ना, अगर क्या ऐसा ही है क्या, द टीचर सेड द स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स, क्या इंपेरेटिव है? इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर कंजंक्शन कनेक्ट करने के लिए टू लगाते हैं,
जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक कौन सा सेंटेंस है जिसमें टू से कनेक्ट किया गया है? एक ही मिल रहा है। अब एग्जामिनर ने जानबूझ के आपके परेशान करने के लिए उसने ऐसा दे दिया, हमें पता है कि बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वाले में आपको ये चीजें है ना कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। ध्यान रखना कि अब आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लुक एट देयर बुक्स। आना आस्क्ड बेटर था। आएगा। आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आपको क्या लगाना होगा? आस्क्ड। एक जैसे इज नॉट बोलते हैं हम, क्या इज नॉट को शॉर्ट में इजंट कहते हैं? आर नॉट को आजकल इंग्लिश में एक शब्द चल रहा है एंट। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इन सभी की जगह क्या लगाते हैं? एंड। इंग्लिश में चल रहा है, कॉमन है, बहुत सारी जगह बुक्स में राइटर्स को बोलते हुए सुनोगे। लेकिन इसके पीछे बात क्या है मेन, कि जब आपके सामने आ रहा है ये वर्ड तो आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन आपको अपनी तरफ से बोलना नहीं है, ये गलत है। दिस इज कॉल्ड वेरी इनफॉर्मल। वेरी इनफॉर्मल का मीनिंग होता है जो चल रहा है लेकिन गलत है, चल रहा है लेकिन गलत है, आपको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स जो है वो एक एग्जैक्ट साइंस है। मैथ्स में कभी भी अपवाद नहीं होते, लेकिन भाषा के अंदर अपवाद होते हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि मैथ्स में पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा होता है? लैंग्वेज में, इंग्लिश की नहीं, हर लैंग्वेज में होता है कि पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा लिखा जाता है। भाषा जो है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है, हर व्यक्ति का अपना अलग, एक ही शब्द के अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक शब्द आता है काला, काला, ब्लैक। आप मारवाड़ क्षेत्र में आप जाओगे तो कालो कहते हैं ना, कालो। कोई व्यक्ति जिसको एक तो कहता है काला, अब काला तो मतलब कलर के लिए बोल दिया, और एक बोलते हैं कालो है, तो कालो मतलब कालो किसको बोलते हैं जितने जी? जो पागल होता है, जो पागल आदमी होता है ना उसको ऐसे बोलते हैं वो कालो है। कालो है मतलब पागल है। जोधपुर बाड़मेर वाले बेल्ट में एक शब्द आता है हरियाणा साइड में बेरा। तने बेरो को नहीं के बोलते हैं? बेरो शब्द का मीनिंग होता है, तुझे पता नहीं है क्या? बेरा शब्द जो बाड़मेर वाला बेल्ट है उसमें बेरा बोलते हैं कुएं को, ट्यूबवेल, और उसको बोलते हैं ट्यूबवेल जो होती है ना कुआ, उसको बोलते हैं बेरा। अलग अलग जगह क्या? गेला। अब जैसे राजस्थान गेला शब्द बोलते हैं, गेला मतलब पागल। हमारे बीकानेर बेल्ट में गेला शब्द है, रास्ते को बोलते हैं गेलो। ओ गेलो कठिन जावे, है ना? तो कहने का मतलब जगह जगह एक ही चीज के जो मीनिंग होते हैं वो बदल जाते हैं। हर जगह होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। नहीं, 2 मिनट रुको। अब एक दो तीन क्वेश्चन और कर लो फटाफट। चलो ये नहीं, सारे नहीं करने, एक बार इस पे आ जाओ। सॉक्रेटिस सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड्स। Socrates said that virtue is its own reward. देखो एक, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या ये हो सकता है? गया? क्या इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो वो है वो परमानेंट वाला, हैड इट्स ऑन रिवॉर्ड्स, वॉज इट्स ऑन रिवॉर्ड, ये भी गया और ये भी गया। कौन सा? He said, alas, I have lost my wallet. देखो, अच्छा अलास आ गया तो हमें पता है एक्सक्लेम्ड वाला सही माना, चांस तो इसी के ना। अलास से पता चला सोरो सरप्राइज है, तो अलास से सोरो ही होता है, सैडनेस सोरो एक ही होता है, तो इसके चांस हो सकते हैं। अब चेक करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट आई ही हुआ, ही हैव का हैड लॉस्ट,
हिज वॉलेट, ऑप्शन बी हो गया, सही है। द टीचर सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। ब्रेवो का मीनिंग देखो, अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, एप्रिसिएशन। लेकिन 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 एक ही चीज बार बार कह रहा हूं, अगर मुझे ऐसे झूठ बोल के मैं बोल के करवाता ना ऐसे, तो चीजें बहुत इजी लग जा सकती थी कई चीजें, लेकिन वो बाद में गाली देते आप। तो चीजें ऐसे प्रैक्टिकल जो चीज है वाकई में, वो आप भले अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, वो देखनी होगी। हमने क्या किया, ब्रेवो का एप्रिसिएशन देखकर मान लो लगा दिया। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द टीचर एक्सक्लेम्ड, क्या पता आगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखा ही नहीं उसने, सिर्फ एक्सक्लेम तक ही कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए पूरा चेक करना जरूरी है। देखो, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट दे हैड डन वेल। द टीचर सेड दैट दे हैड डन वेल। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे डिड वेल। जब तीन ऑप्शन अब आए, फिर हमने देखा द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एप्रिसिएशन। क्या ब्रेवो जो है, ब्रेवो में एप्रिसिएशन का सेंस आ रहा है? अपलोड और एप्रिसिएशन तो एक ही होता है, तारीफ। फिर कनेक्ट करने के लिए दैट आया, यू चेंज हुआ किसके अकॉर्डिंग? अब यू देखो इसके अंदर ऑप्शन है ही नहीं, तो हमने इसको माना एक तरह से, इसमें इनडायरेक्टली अंडरस्टूड ये था द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ। दैट दे हैव का क्या कर दिया, हैड डन वेल। अब हमें दिखा कि ये हमें सही लग रहा है, तो हमने इसका आंसर क्या कर दिया, ये कर दिया। क्या बात सही है? क्लियर है? हाँ, अब बिल्कुल पॉइंट है। मान लो ये ऑप्शन में होता ही नहीं, अगर ये होता द टीचर एक्सक्लेम्ड विद, समझना इस बात को, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट दे हैड डन वेल, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये ऑप्शन नंबर एक तो गलत हो जाता। तो हम फिर क्या करते, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट दे हैड डन वेल, ऑप्शन नंबर बी को सही मान लेते हैं। डिपेंड करता है कि बैंक, राजस्थान के जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, बैंकिंग के एग्जाम्स में तो होता ही ऐसा है, 5 ऑप्शंस आते हैं। आपके आरपीएससी ने तो अब दिए हैं, वो भी 5th ऑप्शन, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। बैंक के एग्जाम में तो ऑप्शन नहीं, कितने आते हैं, 5। 5 में से 3 ऑप्शन तो 100% गलत होते हैं, 3 ऑप्शन तो 100% गलत होते हैं। 2 ऑप्शन तो होते ही ऐसे हैं जिसमें से अगर एक भी ऑप्शन नहीं हो तो दूसरा इसका आंसर है। मतलब समझ गए ना, 3 तो बिल्कुल गलत है, अगर एक ऑप्शन भी हटा दें तो दूसरा आंसर है। बस वहां ये देखा जाता है, माइनर सा डिफरेंस होता है, वो देखा जाता है। तो ये कुछ है। नरेशन को कंप्लीट मान सकता हूं, कर दोगे? 10 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं कुछ छोटी छोटी चीज और बता रहा हूं, उसके बाद मैं, कल क्लास नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं हूं ना आपके साथ, ट्रस्ट है ना, मैं वही सारी बात करूंगा, ठीक है। माइक ऑफ कर लूं? क्यों? नहीं नहीं, काम की बात, काम की बात माइक पे, ठीक है। अपने कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, सब सबके सामने, ठीक है। बात को समझो, छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स मैं बता रहा हूं, बस उतना कर लोगे हो जाएगा काम। मैंने फिर आपको जैसे क्या कहा था, क्वेश्चन जो आएंगे, नंबर 1 वॉइस अच्छे से पढ़ना, नंबर 2 नरेशन अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, नंबर 3 टेंस अच्छे से पढ़ लेना, नंबर 4 प्रेफिक्स एंड सफिक्स। 4 टॉपिक तो इतना पढ़ लेना, ये मान के चलना आपके सिलेबस में 4 ही टॉपिक है। एक बार मेरी बात की, आप ये मान के चलना आपके सिलेबस में 4 ही टॉपिक है। 4 में से मैंने क्या कह रहा हूं, 4, इन 4 टॉपिक में से ये मान के चलो 3 और 4 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, 3 और, लेकिन उसके लिए फिर उस टॉपिक को उस तरीके से तैयार करना होगा, उतना कॉन्फिडेंस आए कि इनमें से तो कम से कम गलत होना, ठीक है। बाकी जो चीजें जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, और जो टॉपिक दूसरे जो हैं, आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, और जो दूसरी चीजें हैं, उनमें फिर ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन का रोल रहेगा।
वैसे वॉइस और नरेशन के अगर अलग अलग आते हैं क्वेश्चन, वॉइस और नरेशन के अलग अलग आते हैं दोनों, तब तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके, उधर एक क्वेश्चन का रोल रहेगा। हो सकता है वो दोनों में से एक ही दे दे, जनरली 2 अलग अलग आते हैं। तो अब एक क्वेश्चन के लिए बाकी सारे टॉपिक्स का रोल रहेगा जिसके अंदर हर चीज आ गई। तो उसके लिए मैं जो कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं हल्के से वो जान लो, उतना जो मैं बता रहा हूं उतना ही कर लो, उसके अलावा आगे जाना मत, टाइम वेस्ट मत करना। जो टाइम आपके पास बचे तो इन जो 4 टॉपिक बताए इन 4 टॉपिक पे कर लेना। नंबर 1 क्या लिखा मैंने? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कनेक्टर होते हैं, कंजंक्शन होता है कनेक्टर। कंजंक्शन में आपको सिर्फ ध्यान रखना है पेयर कंजंक्शन के बारे में। पेयर कंजंक्शन के बारे में सुन लेना, बस इतनी सी बात। एक शब्द है नो सूनर। नो सूनर अपने साथ कंजंक्शन लेता है देन, THAN देन, ठीक है, THAN। एक आता है हार्डली और एक आता है स्केर्सली। हार्डली स्केर्सली के साथ क्या आता है? व्हेन। एक आता है जैसे आइदर, आइदर और, नाइदर नोर, नोट्स में दे दूंगा, 2 मिनट की बात है, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे हम, है ना। थोड़ा बहुत जानना, थोड़ा कुछ नया बताऊंगा, काम आ जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। और एक बिटवीन, बिटवीन और एंड और बोथ एंड। और एक लास्ट है दो और ऑल दो, दो और इनके साथ क्या आता है? यट आता है। अब समझना, कंजंक्शन से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 70% क्वेश्चन आते हैं इन पेयर से रिलेटेड। कैसे? नो सूनर दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, देन THEN, THAN, WHEN, ऐसे। नो सूनर के साथ देन, हार्डली और स्केर्सली के साथ व्हेन, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बिटवीन एंड, बोथ एंड, ये आ गए, ठीक है। इनके अलावा जो छोटे छोटे ये कंजंक्शन बनते हैं, देखो रुको, अब पढ़ाने के लिए फिर मैं पढ़ाऊंगा। एंड का मीनिंग और होता है, एडिशन के लिए आता है, ये आपको कुछ मीनिंग पता है, जैसे और, OR किसके लिए आता है? या, चॉइस। बट किसके लिए आता है? लेकिन, किंतु, परंतु। तो ये वाले वर्ड्स जो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, मीनिंग के आधार पर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये पेयर जानना जरूरी था। इसके अलावा एक डिग्री का भी आपको पूछा जा सकता है, और आप लोगों को पता है एडजेक्टिव की डिग्री होती है। कोई, मैं कहूं किसी लड़के को, मैंने कहा यू आर स्मार्ट, कम स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। तो डिग्री का मतलब होता है क्वांटिटी, और एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। एक पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जो अपनी बेस फॉर्म में होता है, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट। वर्ड होता है, वर्ड ले लिया जैसे हमने टॉल। कोई कम और ज्यादा कब होगा? कंपैरिजन होगी। तो एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या कर दिया? स्मार्ट का क्या कर दिया? स्मार्टर, और टॉल का टॉलर। और एक आता है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में क्या हो गया? हमने क्या कर दिया? स्मॉलेस्ट, और क्या कर दिया? टॉलेस्ट। बस आपको ध्यान रखने वाली जो बात है इसमें, कि जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, उसमें जो एडजेक्टिव आएगा उस एडजेक्टिव के लास्ट में क्या होगा? ER, और उसके बाद में THAN आएगा। और जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो भी एडजेक्टिव आएगा, एक तो उसके पहले द आएगा,
और उस एडजेक्टिव के लास्ट में क्या आएगा? ई एस टी। आपसे क्वेश्चन दो तरीके के पूछेंगे, समझ लेना ध्यान से। लास्ट सेंटेंस मेरा क्वेश्चन दो टाइप से पूछेगा। एक सेंटेंस दे दिया और उसमें इधर दे दिया देन, और उस कॉन्टेक्स्ट से यहां पर चार ऑप्शन दे दिए, स्मॉलर, स्मॉल, स्मॉलेस्ट। तो उस देन को देखकर आपको पता चलेगा कि यहां पर क्या आएगा? स्मॉलर। एक तो उस सेंटेंस से पता चल जाएगा कि कौन सी डिग्री आएगी। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है, जैसे कोई वर्ड दे दिया कि टॉल, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टॉल? टॉलर। व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टॉल? टॉलर। जैसे एक दिन आपकी क्लास में किसी ने पूछा, एक शब्द आया ब्यूटीफुल और एक वर्ड आया स्मॉल। अब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, और स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉलर। तो कई वर्ड ऐसे हैं जिसमें मोर और मोस्ट लगाकर डिग्री बनती है, कई वर्ड ऐसे हैं जिसमें ER और EST लगाकर डिग्री बनती है। अब इसके रूल की बात करोगे तो रूल तो ग्रामर के नियम है वो अलग, मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप तो ये देखना, जिन वर्ड्स जो साइज में छोटे होते हैं, कम वाउल साउंड्स होते हैं जिनमें, स्मार्ट, कूल, फाइन, टॉल, इनमें तो लगाना है ER। जिन वर्ड्स को बोलने में अधिक समय लगता है उनमें मोर या मोस्ट लगाना है। क्लियर है? अब इसको नोट कर लो, और एक बार मैं तो चाहता हूं फोटो ही क्लिक कर लो, है ना? हाँ। कहाँ से ये यहाँ से? यस।